सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू D71 एकेडमी। आरआरबी एनटीपीसी की मैथ्स प्रिपरेशन सीरीज़ में आपका स्वागत है। जो बच्चे नए हैं उनको हम ब्रीफ करना चाहेंगे कि हम आरआरबी एनटीपीसी का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा रहे हैं, फ़िलहाल जो रिलेटेड होगा मैथमेटिक्स से। ऑलरेडी हम 4 वीडियोस प्लेस कर चुके हैं, उनकी प्लेलिस्ट आप ज़रूर देख लें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैथमेटिक्स ट्रिक्स एंड शॉर्टकट का भी एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, जिसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये आपको करना ही करना है एग्ज़ाम में बैठने से पहले। ओके बच्चों, तो आज हम देखेंगे वो क्वेश्चन जो आरआरबी एनटीपीसी पिछले एग्ज़ाम में पूछ चुका है और रिलेटेड होंगे मेंसुरेशन या क्षेत्रमिति से। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं अपना सेशन। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को देखिए, वीडियो पॉज करके एक बार आप अटेम्प्ट करें मेरा सोल्यूशन देखने से पहले। एक आयताकार क्षेत्र का अधिकतम क्षेत्रफल ज्ञात करें जो 400 मीटर की रस्सी से घिरा हुआ है। फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड विच इज सराउंडेड बाय ए रोप ऑफ 400 मीटर। कहने का मतलब ये है कि 400 मीटर की मान लीजिए कोई रस्सी है, इससे आपको कोई ऐसा रेक्टेंगुलर फील्ड बनाना है जिसका एरिया या क्षेत्रफल मैक्सिमम हो। इतनी सी बात है। ये क्वेश्चन समझने से पहले मैं आपके 2 कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूँगा। क्या आपको पता है एक आयत और वर्ग में अंतर क्या होता है? एक रेक्टेंगल और एक स्क्वायर के बीच अंतर क्या होता है? 90% बच्चों को नहीं पता होगा, मैं आपको समझाता हूँ। ये 2 कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन को समझने से पहले बहुत ज़रूरी है समझना। ठीक है बच्चों, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ मैंने डेफिनीशन लिखी हुई है रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम विद इक्वल एंगल। ये डेफिनेशन मैंने एनसीईआरटी से लिया हुआ है। सारा कुछ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन, फिलॉसफी, कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी से ही सेट होते हैं, इस वजह से आपको एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है। ठीक है बच्चों, तो एक रेक्टेंगल क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आप समझिए। रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम होता है। पैरेललोग्राम क्या होता है? जिसकी आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं। तो रेक्टेंगल एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसके इक्वल एंगल्स होते हैं। इक्वल एंगल करना है मतलब ये एंगल टोटल सम 360 होता है एंगल का। 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने हैं बच्चों एंगल का, तो क्या बचा? 90 डिग्री। कहने का मतलब इन एंगल्स को अगर हम 90 डिग्री कर दें कुछ ऐसा, तो वो फिगर क्या बनेगी? वो फिगर रेक्टेंगल कहलाएगी। क्या कहलाएगी? रेक्टेंगल। आपके दिमाग में रेक्टेंगल की डेफिनेशन और इमेज बस ऐसी बनी हुई है कि रेक्टेंगल बस ऐसा होता है कुछ कि आमने सामने की भुजाएं लंबी होती हैं, इधर इधर की छोटी होती हैं, जबकि ये पूरा सत्य नहीं है। पूरा सत्य ये है कि एक स्क्वायर भी बच्चों रेक्टेंगल होता है। स्क्वायर में क्या होता है? चारों भुजाएं बराबर होती हैं। देखिए डेफिनेशन फिर से, रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम विद इक्वल एंगल्स। वर्ग में भी तो सारे एंगल बराबर हैं, पैरेललोग्राम भी है, इस वजह से एक स्क्वायर भी रेक्टेंगल होता है। कितने बच्चों को पता था? सेल्फ जजमेंट कीजिए। अभी स्क्वायर की डेफिनेशन देखिए जो एनसीईआरटी बताता है। ये मैंने लिया है क्लास 8 चैप्टर 3 पेज नंबर 54 एनसीईआरटी 3.5.3 में स्क्वायर की डेफिनेशन लिखी हुई है, और यहाँ पर लिखी हुई है रेक्टेंगल की डेफिनेशन। आप खोल के देख लीजिएगा। स्क्वायर की डेफिनेशन क्या है? ए स्क्वायर इज ए क्या है? रेक्टेंगल। एक वर्ग आयत ही है विद इक्वल साइड्स, बस उसकी साइड्स इक्वल कर दी जाती हैं। समझ गए आप बात को? वर्ग क्या है? एक आयत है, एक स्क्वायर एक रेक्टेंगल ही है, बस उसकी साइड बराबर कर दी जाती हैं। इतनी सी बात है। पहला कॉन्सेप्ट आपने ये समझा कि स्क्वायर एक आयत ही होता है। ओके, दूसरी चीज समझिए आप, मैं इसको क्लियर करता हूं। दूसरी चीज बच्चों मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि अगर 4 साइड्स हैं, ये एक स्क्वायर है, मैं स्क्वायर बना सकता हूं। 4 साइड्स हैं तो मैं एक रेक्टेंगल बना सकता हूं। ऐसा रेक्टेंगल जिसमें आमने सामने की भुजाएं 2 लंबी हो सकती हैं, 2 छोटी हो सकती हैं। ऐसा हो सकता है कुछ फॉर्मेशन। ओके, स्क्वायर, रेक्टेंगल, कुछ और भी क्वाड्रिलेटरल में शेप बन सकते हैं, अभी हम उनकी चर्चा नहीं करते हैं। मान लीजिए 32 सेंटीमीटर कुछ पेरीमीटर आपको दिया हुआ है बच्चों, 32। उससे मेरे को एक स्क्वायर का फॉर्मेशन करना है जिसकी पेरीमीटर या परिमाप 32 हो टोटल, इनका सब का सम 32 हो। तो हम करते क्या? 32 को 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 8 8 8 8।
इसका आप एरिया देखिए, क्षेत्रफल देखिए कितना आएगा, साइड इंटू साइड 64, 8 इंटू 8 64 आएगा, इतनी सी बात है। अभी मैं करता क्या हूं, इस 32 को मैं डिवाइड करता हूं कुछ ऐसा, इस फॉर्मेशन में, जहां पर ये जो लेंथ आपको दिख रही है ये ज्यादा होगी, विड्थ को हम थोड़ा सा कम रखेंगे। लेकिन अगर आप इस पूरे को सम अप करेंगे तो आएगा 32 ही, यहां भी 32 है, यहां भी 32 है। तो क्या क्षेत्रफल में कुछ चेंज आता है? हम करके देखते हैं। मान लीजिए मैं कर देता हूं इसको बच्चों 10 एंड 10 कर दूं तो 20 हो गया। ये तो बचा कितना, 12 बचा, 6 इनके लिए बचेगा, सम अप करेंगे तो 32 ही आएगा। इसका एरिया देखिए बच्चों कितना हुआ, 10 6 जा 60। पेरीमीटर परिमाप तो सेम है यहां भी, लेकिन आप देखिए स्क्वायर का जो एरिया क्षेत्रफल आ रहा है ये ज्यादा है रेक्टेंगल का। जहां पर आपने साइड्स में वेरिएशन कर दिया, कम ज्यादा कर दिया, वहां कम आने लगा। मेरे कहने का मतलब यह है बच्चों कि जब भी 4 साइड का कोई फिगर होता है वहां आपको मैक्सिमम एरिया अगर देखना है जहां पर पेरीमीटर सेम है तो वो हमेशा और हमेशा मिलेगा स्क्वायर में सबसे ज़्यादा। ये मेरे समझाने के कुछ कॉन्सेप्ट हैं कि आप इस क्वेश्चन को बहुत आराम से कर पाएं। अभी आप यहाँ पे आइए, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, एक आयताकार क्षेत्र का अधिकतम क्षेत्रफल ज्ञात करें जो 400 मीटर की रस्सी से घिरा हो। मैंने बताया आयताकार क्षेत्र क्या हो सकता है, एक वर्ग भी हो सकता है, और वर्ग ही एक ऐसा फिगर है आयताकार में जिसका एरिया सबसे ज्यादा होगा। कहने का मतलब 400 को आप डिवाइड कीजिए 4 पार्ट में, कितना आया 100। स्क्वायर का आप फॉर्मेशन करेंगे, ये सारी भुजाएं बराबर हैं बच्चों, ठीक है, सारी 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, तभी मिलेगा आपको मैक्सिमम एरिया। और एरिया क्या होता है किसी भी स्क्वायर का, साइड इंटू साइड 100 इंटू 100, कहने का मतलब आ गया 10,000। आपका आंसर करेक्ट हो गया। ये पहले मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए लिया है कि आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाएँ, खुद का जजमेंट कर पाएँ कि आपका मेंसुरेशन में अभी तक अप्रोच कैसा रहा है। चीज़ें अलग तरीके से समझिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। एक तार जब चौकोर बाड़े के रूप में मोड़ा जाता है तो 484 वर्ग सेंटीमीटर का क्षेत्रफल बनता है। यदि तार एक सर्कल के रूप में मोड़ा हुआ है तो इसके द्वारा संलग्न क्षेत्र क्या है? A wire when bent in the form of a square enclosure and area 484 square centimeter. If the same wire is bent in the form of a circle, what is the area enclosed by it? कहने का मतलब क्या है बच्चों, एक वायर है कोई, ये बोल रहे हैं इसको आप एक स्क्वायर के फॉर्म में मोड़ देते हैं, एक वर्ग के फॉर्म में। सेम वायर है तो वर्ग बनाएंगे, कुछ ऐसा बनेगा। कहने का मतलब ये जो भी लेंथ है अभी हमको पता नहीं है, जब आप इस शेप में इसको ले आते हैं तो इसका एरिया या क्षेत्रफल है 484 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, आगे ये पूछा जा रहा है कि अगर हम सेम वायर को एक सर्किल का रूप दे सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। अगर आपने ऐसे दिया है तो ऐसे दे सकते हैं। तो ये बोल रहे हैं इसके द्वारा क्षेत्र क्या होगा, इसका एरिया हमको निकालना है। एरिया अगर सर्किल का निकालना या कुछ भी एरिया में काम करना है तो आपको सर्किल का हमेशा रेडियस निकालना पड़ेगा बच्चों। रेडियस या त्रिज्या आपको चाहिए ही चाहिए, वो कैसे निकलेगी? ठीक है, कुछ करते हैं यहाँ से। अगर हमको इसकी लेंथ पता चल जाए तो वो लेंथ इसके परिधि के इक्विवेलेंट होगी। ओके बच्चों, परिधि के इक्विवेलेंट अगर हो जाएगी तो हम उससे रेडियस निकाल सकते हैं, इतनी सी बात है। तो लेंथ हम कैसे निकाल सकते हैं? एरिया आपको दिया गया है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, सारी भुजाएं ए हैं मान लीजिए, तो ए स्क्वायर साइड इंटू साइड, यही तो एरिया या क्षेत्रफल होता है 484। तो ए इक्वल टू बच्चों क्या आ गया, 484 किसका वर्ग है, 22 का। सारी साइड आ गई बच्चों 22। अगर 22 22 22 22 4 साइड हैं बच्चों तो पूरी लेंथ कितनी हो गई, 22 गुणे 4, कहने का मतलब 88। 88 अगर सेंटीमीटर में है तो इस पूरे वायर की लेंथ हो गई 88 सेंटीमीटर। अभी हम करते क्या हैं, इसको हमने शेप दे दिया एक सर्किल का। सर्किल का 2πr जो परिधि होता है, ठीक है बच्चों, ये इक्विवेलेंट हो जाएगा 88 के। ठीक है, इससे थोड़ा सा कट कर लेते हैं तो ये बचा 44,
ये पाई है, पाई का मतलब 22/7 इंटू आर बराबर 44, 22 दूनी 44, आर इक्वल टू आ गया ये 7 इधर जाएगा 14। रेडियस आपकी मिल गई। जब सर्किल में रेडियस मिल जाती है तो आप सर्किल में कुछ भी निकाल सकते हैं। सर्किल का एरिया आपसे पूछा जा रहा है बच्चों, सर्किल का एरिया का फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इसमें समस्या नहीं होगी आपको। पाई क्या है? 22/7। आर आपने निकाल ही लिया यहाँ से 14, 2 बार 14 लिख दीजिए, ठीक है। स्क्वायर का मतलब यही हो गया ना, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 गुणे 14, ठीक है। 14 चौको 56, 5 14 चौको 56, 56 5 61, 616 स्क्वायर सेंटीमीटर आपका उत्तर आएगा बच्चों। कहाँ है 616? दिस वन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को देखिए, एक आयत की परिधि 28 सेंटीमीटर है। परिधि क्या, परिमाप बोलिए आप इसको, रॉन्ग प्रिंटिंग मिस्टेक है। यदि इसकी लंबाई चौड़ाई से 5/2 गुना है तो आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाएं। द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 28 सेंटीमीटर इफ द लेंथ इज 5/2 टाइम्स इट्स ब्रेथ, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल। ठीक है, एक रेक्टेंगल है कोई, मान लीजिए जैसा आप जानते हैं रेक्टेंगल ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ पर इसकी परिधि या परिमाप जो है 28 सेंटीमीटर, मीन्स इन साइड का पूरा समप क्या है बच्चों, 28 सेंटीमीटर है। इसमें कोई समस्या नहीं है। परिमाप क्या होता है, सारी भुजाओं का समप, यही होता है पेरीमीटर। ओके, ये बोल रहे हैं कि इसकी लंबाई चौड़ाई से 5/2 गुना है। मीन्स जो भी चौड़ाई है, मान लीजिए x है, तो लेंथ जो हो जाएगी ये हो जाएगी 5/2x। इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। हमें निकालना है उसकी लंबाई और चौड़ाई। कहने का मतलब सारा x निकालने का खेल है यहाँ पर, ठीक है। ये जो पेरीमीटर या परिमाप आपको दिया हुआ है, बस यहीं से आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि हमें x की वैल्यू निकल सकती है। कैसे? 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू पेरीमीटर या परिमाप, यही फार्मूला होता है आपका पेरीमीटर का। इसमें कोई समस्या तो नहीं है आपको, ठीक है। अभी हम करते क्या हैं, 2 लेंथ हमने मानी हुई है बच्चों कितनी, 5/2x। ब्रेथ हमने मानी है कितनी, x, और ये इक्विवेलेंट है पेरीमीटर के जो दिया हुआ है 28। कट कर लेते हैं, इससे 14 हो गया, ठीक है बच्चों। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे 2 LCM लेके, तो हो गया 7x/2 इज इक्वल टू 14। इस 7 2 जा 14, x की वैल्यू आ गई, ये 2 इधर जाएगा 4। अगर x की वैल्यू 4 आ गई बच्चों, आप यहाँ पुटअप करेंगे तो ये तो विथ है, चौड़ाई कितनी हो गई 4। इस 4 को यहाँ पुटअप करेंगे 5/2x में, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, x की जगह आप 4 पुटअप कर दीजिए, 2 2 जा 4 10। कहने का मतलब लंबाई बच्चों 10 है और चौड़ाई 4 है। आपका आंसर क्या करेक्ट होगा, 10 और 4। ये कॉम्बिनेशन सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। ऐसे बच्चों क्वेश्चन भी आते हैं जो केवल फार्मूला बेस्ड होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं। एक समभुज का विकर्ण क्रमशः 8 मीटर और 6 मीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस इज 8 मीटर एंड 6 मीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स एरिया। बस आपका फार्मूला यहाँ पर काम करेगा। रोम्बस का फार्मूला क्या होता है, रोम्बस का एरिया निकालने का फार्मूला वेरी फेमस, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई d1 मल्टीप्लाइड बाई d2। d1 d2 क्या है, उसके विकर्ण होते हैं, डायगोनल होते हैं। दोनों विकर्ण आपको बच्चों दिए हुए हैं। सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कुछ है ही नहीं। 8 × 6, 2 3 जा 6, 8 3 जा 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। सिंपल सा क्वेश्चन है, फिनिश हो गया। केवल आपको फार्मूला अगर याद है तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को देखिए। फार्मूला बेस्ड सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आते हैं एग्जाम में तो करवाने तो होंगे ही। एक बॉक्स के आयाम 80 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर हैं। बॉक्स को कवर करने के लिए कितने वर्ग सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होती है। द डायमेंशंस ऑफ ए लगेज बॉक्स आर 80 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। हाउ मैनी स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू कवर द बॉक्स। बॉक्स का शेप क्या होता है बच्चों, एक घनाभ के रूप में होता है, जिसको बोलते हैं क्यूबॉइड। ओके, उस पर कुछ कवर करना है, आपको कवर करना है तो करना क्या होगा, आपको टोटल सरफेस एरिया उसका निकालना होगा। टोटल सरफेस एरिया किसके इक्विवेलेंट होता है, फार्मूला होता है बच्चों सिंपल, 2LB + BH + HL। L लंबाई है,
बी चौड़ाई है, एच ऊंचाई है, तीनों आपको दिए हुए हैं। टोटल सरफेस एरिया, पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको बोलते हैं हम। ठीक है बच्चों, बस सिंपल वैल्यूज पुटअप कर देनी है यहाँ पे। जो वैल्यू आएगी वही कपड़े के बराबर होगी जिसकी जरूरत होगी हमें। ठीक है, 2 L क्या है आपका 80 इंटू बी क्या है चौड़ाई मान लीजिए 60 प्लस बी हाइट क्या है 40 आप मान लीजिए। ठीक है, प्लस हाइट 40 आपने मानी, लेंथ आपने मानी है 80। ठीक है, आपको सब में ये दिख रहा है, एक साथ ये जीरो सारा हटा दीजिए बच्चों। 10 इंटू 10 मीन्स 100, सब में 100 कॉमन है तो 100 को आप बाहर कर लीजिए तो ये हो जाएगा 200। सिंपल मल्टीप्लाई कीजिए 8 और 6 का, कितना हो गया 48 प्लस ये हो गया 24 प्लस ये कितना हो गया 32। ठीक है बच्चों, 200 और ये कितना हो गया टोटल 48 2 50 50 30 80 80 20 100 और 4 104 मल्टीप्लाइड बाई 104। इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2 का 80200 20,800 स्क्वायर सेंटीमीटर कपड़ा आपको चाहिए होगा। सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है लेकिन आए हुए एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए। यदि किसी वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल इज 22 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द सेमी सर्किल। सर्किल का एरिया नहीं निकालना है बच्चों, सेमी सर्किल आधे का निकालना है। निकालेंगे आप सर्किल का ही, जो वैल्यू आएगी 2 से डिवाइड कर दीजिएगा लास्ट में। ठीक है, क्वेश्चन कैसे मूव करेगा हमारा, परिधि या सर्कमफेरेंस दिया हुआ है। परिधि क्या होती है किसी भी सर्किल की 2 पाई आर, इसकी वैल्यू आपको दिया हुआ है 22। सर्किल का एक ही फंडा होता है रेडियस, कैसे भी निकालिए, रेडियस निकलेगा तो कुछ भी निकलेगा। तो इससे रेडियस निकाल सकते हैं हम क्या 2, ये तो 11 हो गया। पाई क्या है 22/7, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 7/22, 11 2 जा 22, 7/2 आपका क्या आ गया 7/2 रेडियस आ गया बच्चों। आपको निकालना है एरिया ऑफ सेमी सर्किल। तो पहले सर्किल का एरिया आप निकालिए, कितना होता है सर्किल का एरिया होता है आपका पाई आर स्क्वायर, यही फार्मूला होता है एरिया क्षेत्रफल का सर्किल का। पाई की वैल्यू आप लिखेंगे 22/7, रेडियस आपका आया है 7/2, स्क्वायर है तो 2 बार। डन, ये तो हो गई बात सर्किल के एरिया की, लेकिन आपको क्या निकालना है सेमी सर्किल का, इसलिए इसको कर दीजिए हाफ और। ठीक है, जो कट रहा है उसको काट लीजिए। ओके, अभी आप देखिए क्या है ये 11 कहने का मतलब 77/4, वैल्यू क्या आएगी 19.25। ठीक है, आंसर कहाँ है 19.25 स्क्वायर सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, एक आयत का क्षेत्रफल 42 स्क्वायर सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर है। इसका परिमाप ज्ञात करना है। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज 42 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 7 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। ठीक है बच्चों, एक कोई रेक्टेंगल है मान लीजिए ये है, यहाँ इसका क्षेत्रफल दिया गया है 42 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, इसकी लंबाई आपको 7 दी गई है, ये आपको पता नहीं है, आपने अज्यूम कर लिया x। इसका पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर क्या होता है किसी रेक्टेंगल का 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, ये फार्मूला होता है। लेंथ आपको दिया हुआ है बच्चों, ब्रेथ निकालना ही पड़ेगा आपको, जो आप एरिया से निकाल सकते हैं। एरिया का फार्मूला क्या होता है एक रेक्टेंगल का, एरिया इक्वल टू लेंथ एंड ब्रेथ। एरिया आपको 42 दिया हुआ है बच्चों, 42 इक्वल टू लेंथ क्या है 7, ब्रेथ आपने अज्यूम करी है x। x की वैल्यू क्या आ गई 6। अगर 6 आ गई, पेरीमीटर वाले फार्मूले में पुटअप कर दीजिए। लेंथ आपने 7 ऑलरेडी है आपके पास में, ब्रेथ आपने निकाली है 6, 7 + 6 13 हो गया, 2 × 13 वैल्यू आ गई 26। इसका जो पेरीमीटर होगा कितना होगा 26। आपका आंसर करेक्ट हो गया सी। सिंपल सा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी में। आगे बढ़ते हैं।
एक तार एक आयत के आकार में है, इसकी लंबाई 42.7 मीटर और चौड़ाई 21.8 मीटर है। यदि इसी तार को एक वर्ग के आकार में फिर से मोड़ा जाए तो वर्ग की भुजा का माप क्या होगा? ओके, ए वायर इज इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल, इट्स लेंथ इज 42.7 मीटर एंड ब्रेथ इज 21.8 मीटर। इफ द सेम वायर इज रीबेंट इन द शेप ऑफ स्क्वायर, व्हाट विल बी द मेजर ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर? क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है कुछ नहीं। देखिए है क्या, यहाँ पर एक वायर है, ये कह रहे हैं इस वायर को इन्होंने मोड़ दिया, एक रेक्टेंगल का शेप दे दिया। इस रेक्टेंगल में ये जो लेंथ है 42.7 है और विड्थ जो है 21.8 है। अभी ये बोल रहे हैं इसी वायर को हम एक स्क्वायर या वर्ग के शेप में मोड़ दें। वर्ग में होता क्या है, सारी भुजाएं बराबर होती हैं। इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी इस पूरी लेंथ की। ये पूरी लेंथ कहाँ से आएगी? आप इसका पेरीमीटर या परिमाप निकाल लीजिए। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, ये फार्मूला होता है पेरीमीटर या परिमाप का। 2 लेंथ प्लस ब्रेथ आप कीजिए 42.7 प्लस 21.8, इसको आप एडअप करेंगे कितना आएगा? 2 इंटू ये आ जाएगा आपका 42.7 20 64.5, ठीक है 64.5 आ गया बच्चों। अभी ये पेरी मल्टीप्लाई मत कीजिए, बाद में फाइनल कर लेंगे हम लोग, ठीक है। अभी ये जो पेरीमीटर आया है 2 इंटू 64.5, ये क्या है? ये पूरी लेंथ है इसकी, जिसको हमने डिवाइड करना है इस पार्ट में। ये क्या पूछ रहा है? द मेजर ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। ये जो ए साइड है ये निकालनी, कहने का मतलब ये पूरी लेंथ हमने निकाल ली इतनी, आपको चाहिए केवल एक साइड, तो डिवाइडेड बाई 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 32.25 एक साइड आ जाएगी स्क्वायर की। आंसर कहाँ है? दिस, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। एक कमरा जो है बच्चों ये 65 डेसीमीटर इंटू 30 डेसीमीटर के आकार में है। 45 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से कारपेट की कीमत का पता लगाएं। फाइंड द कॉस्ट इन रुपीज ऑफ कारपेटिंग ए रूम 65 डेसीमीटर इंटू 30 डेसीमीटर एट ₹45 पर स्क्वायर मीटर। एक कमरा जो है जिसकी डायमेंशन आपको डेसीमीटर में दी गई है। करना क्या है, वहाँ पर एक कालीन डालनी है। कालीन का रेट जो है वो प्रति स्क्वायर मीटर में आपको दिया गया है, जो है 45 रुपये। आपको टोटल कास्ट निकालनी है कि अगर हम इस रूम में कालीन डालेंगे खर्चा कितना आएगा। देखो बच्चों, आपको निकालना पड़ेगा एरिया, क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा आपको उस कमरे का, ठीक है। जब क्षेत्रफल आ जाएगा उसमें आप ये जो पर स्क्वायर मीटर कॉस्ट दी गई इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। बस प्रॉब्लम इतनी सी है कि यहाँ जो डायमेंशन दी गई हैं ये डेसीमीटर में है, इनको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में। इसको आप मीटर में कर लीजिए या इसको आप डेसीमीटर में कर लीजिए, जो आपको अच्छा लगे। मैं करता क्या हूँ, एरिया निकालता हूँ। यहाँ पर एरिया कितना है? 65 इंटू 30, ओके। लेकिन ये क्या है? डेसीमीटर है। मुझे इसे मीटर में कन्वर्ट करना है। किसमें? मीटर में कन्वर्ट करना है। तो मैं करूँगा क्या, 10 का डिवीज़न करूँगा, लेकिन एक बार नहीं करूँगा, 2 बार करूंगा। क्यों? क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर मीटर में आता है, ठीक है बच्चों। अगर बात वॉल्यूम की हो रही होती तो हम करते क्या, 10 का हम 3 बार डिवीजन करते। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम क्यूब में आता है, वॉल्यूम क्यूब में आता है, ठीक है बच्चों। 10 का मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू होता है 10 डेसीमीटर के, या आप कह सकते हैं 1 डेसीमीटर इक्वल टू 1/10 मीटर। इस वजह से डिवीजन किया जाएगा यहाँ पर। इसकी थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। क्या आएगी वैल्यू? 5 3 15, हाथ लगाए, 6 18 1 19, इस 10 से डिवीजन करेंगे 19.5, यहाँ पर वैल्यू आ गई, ठीक है। एरिया आ गया। अभी टोटल कॉस्ट कितनी आएगी बच्चों? जो एरिया आया है 19.5, इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 45 का, जो आएगा वो आपकी कॉस्ट हो जाएगी। यहाँ 19.5 से 45 में मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। एक बार आंसर देखते हैं। आंसर बच्चों काफ़ी दूर दूर है। अब देख रहे हैं दूर दूर हैं, तो 19.5 को आप 20 मान लीजिए। 20 मान लिया आपने, तो वैल्यू कितनी आएगी? लगभग 900 से थोड़ा सा कम आएगी, ठीक है। इस 0.5 की वजह से 900 से थोड़ा सा कम आएगी। आंसर देखिए, 900 से थोड़ा सा कम कोई आंसर है क्या?
877.5, बाकी सब बहुत दूर दूर हैं। ठीक है बच्चों, इस वजह से 877.5 आपका आंसर हो जाएगा। पूरा यहाँ मल्टीप्लाई करके टाइम वेस्ट ना कीजिए आप। ठीक है बच्चों, अगर करेंगे भी तो भी यही आएगा। ठीक है, स्मार्टली काम कीजिए। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी आयत की लंबाई L सेंटीमीटर, चौड़ाई 20 सेंटीमीटर में 25% की वृद्धि होती है तो पुराने और नए आयतों के क्षेत्रों के बीच अंतर ज्ञात करें। If the length and breadth of a rectangle are increased by 25%, find the difference between the areas of old and new rectangles। कहने का मतलब ये है बच्चों, एक पहले कोई रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ कितनी है L एंड ब्रेथ चौड़ाई कितनी है B है। अभी इनमें कितनी 125% की वृद्धि कर दी जाती है तो कुछ नया रेक्टेंगल बनेगा। नया रेक्टेंगल बनता है 125%। का मतलब क्या होता है, L अभी खुद में क्या है 100% है, इसमें 25% की वृद्धि कर दी जाएगी तो कितना बचेगा 125% हो जाएगा। मतलब L का 125%। अभी चौड़ाई कितनी है B है, B खुद में कितनी है अभी 100%, 25% की वृद्धि करी जाएगी तो कितनी हो जाएगी 125%। 125% को हम क्या लिखेंगे 125/100। 25 से काटिए, 25 पंचे 125 100, ये भी 5/4 आएगा। कहने का मतलब लेंथ हो जाएगी आपकी 5/4L और विड्थ हो जाएगी 5/4B। ये हो गई 5/4L, ये हो गया 5/4B। इतनी सी बात है, 25% का चेंज होगा तो ऐसे से कुछ ऐसा हो जाएगा। बोला क्या जा रहा है क्वेश्चन में, तो पुराने और नए आयतों के क्षेत्रों के बीच अंतर। क्षेत्रफल, इनफैक्ट क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। इसका क्या होगा बच्चों, इसकी लेंथ कितनी है 5/4L इंटू 5/4B। अभी इनका अंतर आपको निकालना है बच्चों, तो अंतर क्या है, बड़ा तो यही होगा क्योंकि वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो क्या हो गया इनका मल्टीप्लिकेशन 25 बटे 4 चौको 16 LB। इनका मल्टीप्लिकेशन ये आया, कहने का मतलब इसका एरिया ये आया माइनस, इसको आप माइनस कीजिए। LB पुराना एरिया LB है, LB आप कॉमन ले लेंगे, कोई समस्या। 25/16 माइनस 1, इसको आप सॉल्व करेंगे, 16 को आप LCM लेंगे, कितना हो जाएगा 25 माइनस 16 मतलब 9। 9/16 LB आ गया आंसर। देखिए 9/16 LB, दिस वन, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आप समझे, सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अंतर 6 मीटर है। यदि इसका परिमाप 64 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। The difference between the length and breadth of a rectangle is 6 meter. If its perimeter is 64 meter, then its area is। क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा देखते हैं। एक कोई रेक्टेंगल है, ये बोला जा रहा है उसकी लंबाई और चौड़ाई के बीच 6 मीटर का अंतर है। कहने का मतलब अगर हम इसको x मान लें चौड़ाई को तो लंबाई तो ज़्यादा होगी। कितनी ज़्यादा है 6 मीटर ज़्यादा होगी, यही तो बोला जा रहा है। इन दोनों के बीच अंतर है, दोनों को माइनस करके आप देखिए x कैंसिल हो जाएगा, 6 आपको डिफरेंस मिल जाएगा। ये बेसिक बात हो गई। अभी ये बोला जा रहा है इसका परिमाप 64 मीटर है, इसका पूरा समअप, इन चारों साइड्स का समअप, यही तो परिमाप होता है या पेरीमीटर। ये 64 आपको दिया गया है, तो इसका क्षेत्रफल एरिया पूछा जा रहा है। तो हम करेंगे क्या बच्चों, यहाँ पर आप परिमाप निकाल लीजिए जो आपको दिया गया। परिमाप किसी भी रेक्टेंगल का क्या होता है, दोनों साइड का समअप मल्टीप्लाइड बाई 2, x प्लस 6, ये 6 है, ये वैल्यू आपको दी गई है 64। ठीक है, इससे होगा क्या, हमें x मिल जाएगा। जब x मिल जाएगा तो हमें दोनों साइड मिल जाएंगी, दोनों साइड मिल जाएंगी तो एरिया, दोनों साइड का मल्टीप्लिकेशन वही होता है। सिंपल सा अप्रोच है। इससे इसको काट देते हैं, 32 आ गया। ठीक है, तो 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 32। 2x इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों 26, x इज इक्वल टू 13। x इज इक्वल टू अगर 13 आ गया बच्चों तो यहाँ लिख देंगे आप, विड्थ आपकी हो गई 13 प्लस 6, लेंथ आपकी हो गई 19। आंसर आपका जो आएगा एरिया
इनका दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 19 इंटू 13, रेक्टेंगल का जो एरिया होगा लेंथ इंटू विथ, वही मैंने कर दिया। सिंपल आप मल्टीप्लाई कीजिए, 19 3 का 57, 5 19 51 19, 19 5 24, 247 स्क्वायर जो भी है मीटर या सेंटीमीटर, 247 कहाँ है, यहाँ पर है। ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। एक आयत की भुजा 12 मीटर है और इसका विकर्ण 13 मीटर है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? वन साइड ऑफ रेक्टेंगल इज 12 मीटर एंड इट्स डायगोनल इज 13 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। कोई रेक्टेंगल है बच्चों? ठीक है, ये एक रेक्टेंगल है। यहाँ बोला जा रहा है उसकी एक भुजा 12 मीटर है, मान लीजिए 12 मीटर है। इसका विकर्ण या डायगोनल ये कितना है? 13 मीटर है। ठीक है, ये 12 हो गया, कोई परेशानी नहीं है। ये पूछा जा रहा है इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको लेंथ चाहिए और विथ चाहिए, लंबाई गुणे चौड़ाई, यही रेक्टेंगल का एरिया होता है। तो आपको ये विथ निकालनी पड़ेगी। कैसे निकलेगी? यहाँ पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इसकी लेंथ क्या आएगी बच्चों? कर्ण का वर्ग माइनस बेस का वर्ग, कितना हो जाएगा? कर्ण का वर्ग 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम है सिंपल। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, वैल्यू आई 24। लेकिन ये वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर, अगर आपने ये एक्स माना हुआ है स्क्वायर में, तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया? 5। ये वैल्यू आपकी 5 आ जाएगी बच्चों। जब ये 5 आ गई मतलब आपको चौड़ाई मिल गई, तो अब एरिया या क्षेत्रफल निकालने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 12 इंटू 5, वैल्यू क्या आ गई? 60। 60 कहाँ है? दिस वन। आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ए। सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन आते हैं ऐसे एग्जाम में। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 456 वर्ग सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। इसके आधार की लंबाई है। द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज 456 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 24 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ इट्स बेस इज। ठीक है बच्चों, तो एरिया किसकी बात हो रही है? त्रिभुज का एरिया। क्षेत्रफल त्रिभुज का क्या होता है फार्मूला? 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पर? क्षेत्रफल बच्चों 456 दिया हुआ है, इंटू और क्या दिया हुआ है? इसकी ऊंचाई 24 दी हुई है। ठीक है, 24। आपसे आधार पूछ रहा है बेस। सिंपल फार्मूले में बस पुटअप कर दिया आपने और कुछ नहीं है। ये कितना हो गया? 12। इससे आप इसको कट कीजिए, 12 3 जा 8, बेस आपका आ गया 38। सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए आप सारे फार्मूला जितने बेसिक हैं उनको आप जरूर रट लें। आंसर आ गया आपका 38। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, एक समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज क्या होता है? अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रेपेजियम। एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 18 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई और आधार क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। आधार के समानांतर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए, आपको फार्मूले पता होने चाहिए क्षेत्रफल के। बेसिक फार्मूले आपको हमेशा ध्यान रखना है। समानांतर चतुर्भुज या जो ट्रेपेजियम होता है, इसका एरिया क्या होता है बच्चों? 1/2 इंटू ऊंचाई, ऊंचाई को मैं हाइट लिखता हूं h, इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल को मैंने यहां पर p लिख दिया है बच्चों, समझाता हूं आपको। समानांतर चतुर्भुज कुछ ऐसा होता है जिसमें 2 भुजाएं कम से कम पैरेलल होती हैं, बाकी पैरेलल हो या ना हो डजंट मैटर। इसको ट्रेपेजियम बोलते हैं। यहाँ क्या दिया हुआ है? इसका क्षेत्रफल पूरा आपको 18 वर्ग मीटर दिया है, इसमें कोई समस्या नहीं है। ऊंचाई और आधार क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। ऊंचाई कहने का मतलब ये आपको दिया है 3 सेंटीमीटर, आधार है 5 सेंटीमीटर। आधार के समानांतर, इसके जो समानांतर मतलब ये भुजा है, आपने मान लिया, मान लीजिए x, ये आपसे पूछा जा रहा है। फार्मूले पे फोकस कीजिए आप। एरिया आपको दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाइट आपको दी हुई है, ठीक है। सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब यहाँ हो जाएगा 5 + x। बस यही x आपको निकालनी है, यही पूछ रहा है क्वेश्चन में। सिंपल फार्मूले में पुटअप करना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, एरिया कितना दिया है आपको? 18 = 1/2 इंटू हाइट हो गई 3, सम ऑफ पैरेलल साइड नीचे वाली 5 है
प्लस एक्स, ये आपने एज्यूम कर लिया, यही एक्स आपको निकालनी है। ये क्या 3 6 ये इधर जाएगा, कितना हो जाएगा 12, 5 प्लस एक्स, x इक्वल टू क्या आ गया 7। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस फार्मूले में आपको वैल्यूज पुटअप करनी है और आपका आंसर करेक्ट हो गया डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक समबाहुभुज के पक्षों की संख्या जिनके बाहरी कोण प्रत्येक हैं, द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन हुज एक्सटीरियर एंगल्स आर ईच 40 डिग्री। रेगुलर पॉलीगॉन समबाहुभुज, ठीक है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको एक्सटीरियर एंगल दिया होता है, नंबर ऑफ साइड्स पूछता है, तो एक फार्मूला होता है नंबर ऑफ साइड्स। ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। 360 अपॉन जो एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है बस उससे डिवाइड कर देते हैं। क्यों? कोई भी पॉलीगॉन हो, समबाहुभुज जब होता है तो उसके एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 डिग्री होता है। अगर एक एंगल आपको दिया हुआ है उससे जस्ट डिवाइड कर दीजिए तो नंबर ऑफ साइड्स आ जाती हैं। क्यों? नंबर ऑफ साइड्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ एंगल्स, ऐसा होता है। कॉन्सेप्ट ये है बच्चों। तो 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल क्या दिया हुआ है 40 डिग्री, डिवाइड आप करेंगे, वैल्यू आ गई 9। सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है लेकिन पूछा जाता है। आपका आंसर करेक्ट हो गया सी। मूव करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम यहीं पर फिनिश करते हैं। मिलते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ में जो रिलेटेड होंगे आरआरबी एनटीपीसी से। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है, क्लासेस आपको पसंद आ रहे हैं तो फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तब तक अच्छे से रहिए, ठीक से रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।